हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। तो 15 वीडियो आ चुके हैं, ये 16वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा साइंस को मैं NCERT से भी पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यानी ट्रायल रूम में जब आप कपड़े देखते हैं ड्राई करके, तो लिखा है किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आप दो समांतर समतल दर्पणों के बीच खड़े हों तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? पहला विकल्प है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 4 और चौथा है असीम। तो यदि ट्रायल रूम के कमरे में आप खड़े हैं और दो समांतर दर्पणों के बीच खड़े हैं तो आपके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे यानी असीम प्रतिबिंब बनेंगे। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक परख नली जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी HCl में तांबे का एक टुकड़ा डाला जाता है। इसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? पहला विकल्प है कोई अभिक्रिया नहीं होगी, दूसरा है धीमी अभिक्रिया होगी, तीसरा है एक पॉप अप की ध्वनि सुनाई देगी और चौथा है विलयन का रंग परिवर्तित होगा। तो जब HCl में तांबे का एक टुकड़ा डाला जाएगा तो तांबा यानी कॉपर इसके साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है यह देखा गया कि वर्षा ऋतु में कॉपर के एक पात्र का क्षय होकर यह बनता है। पहला विकल्प है कॉपर ऑक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड की लाल भूरी परत, दूसरा है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की हरी परत, तीसरा है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर ऑक्साइड की श्वेत परत और चौथा है कॉपर सल्फाइड और कॉपर कार्बोनेट की काली परत। तो वर्षा ऋतु में तांबे के जो पात्र होते हैं उनमें क्या होता है कि लाल भूरा और अंत में हरा परत जम जाता है। तो यह जो होता है दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की हरी परत नमी के कारण जम जाती है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा? पहला विकल्प है बेकिंग सोडा, दूसरा है सिरका, तीसरा है नींबू का रस और चौथा है कोई विरंजक। तो अम्ल और क्षार के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अम्ल क्या होते हैं? इनका स्वाद खट्टा होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये आसानी से H+ आयन देते हैं और इनके उदाहरण क्या हैं? HCl, H2SO4। और क्षार क्या होते हैं? इनका स्वाद कड़वा यानी तीक्ष्ण होता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब इसमें यही तो लिखा है कि लाल लिटमस को नीला करेगा यानी कि कोई क्षार है। अब दूसरे और तीसरे में अम्ल लिखा है तो ये तो प्रश्न के उत्तर होंगे नहीं। अब पहला और चौथा बचता है। तो बेकिंग सोडा क्षार है यह और कोई विरंजक। विरंजक यानी कि ब्लीच, तो ये भी क्षार है। तो पहला और चौथा इसमें आएगा। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अम्ल और क्षार के जो गुण मैंने बताए हैं वो आपको याद रखने हैं, तभी आप प्रश्न का उत्तर आसानी से ढूंढ पाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस जोड़े की पहचान कीजिए जो ज्वाला के साथ दहन करते हैं। पहला है कपूर मैग्नीशियम, दूसरा है कपूर कोयला, तीसरा है कोयला मिट्टी का तेल और चौथा है मिट्टी का तेल चारकोल। तो वे पदार्थ जो हवा में आसानी से जलते हैं और ऊष्मा
और प्रकाश उत्पन्न करते हैं दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। इसमें यही पूछा गया है कि जो ज्वाला के साथ दहन करते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? कपूर होगा। जब कभी भी आग में कपूर डालते हैं तो ये आसानी से जलने लगता है। और मैग्नीशियम, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न में ये और समझ लीजिए कि इसमें जो और विकल्प लिखे हैं वो उत्तर क्यों नहीं है। इसमें कपूर तो होगा, लेकिन जो कोयला होता है ये आसानी से नहीं जलता है। कोयला जो है कार्बन का एक दहनशील प्राकृतिक रूप है जो खनिजों के रूप में पाया जाता है, और यह ज्वाला के साथ आसानी से नहीं जलता है, ये आप भी जानते हैं। इसलिए दूसरा विकल्प उत्तर नहीं है। इसमें कोयला है तो ये नहीं होगा। मिट्टी का तेल जो होता है ये हल्का ईंधन तेल है जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। और चारकोल जो है लकड़ी या किसी अन्य प्रकार के कार्बन को जलाने पर प्राप्त होता है, तो ये भी आसानी से ज्वाला के साथ नहीं जलेगा। इसीलिए इसमें चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है? पहला है यह केवल जंतुओं में संभव है। दूसरा है इसमें किसी कोष का किसी जीवंत भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण होता है। और तीसरा लिखा हुआ है इससे बहुसंख्या में संतति की उत्पत्ति होती है। तो पूछा गया है कि कौन से कथन सर्वदा सही हैं। तो इसमें लिखा है कि यह केवल जंतुओं में संभव है। ये गलत है, क्योंकि ये मनुष्यों में भी संभव है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। दूसरे में लिखा है इसमें किसी कोष का किसी जीवंत भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण होता है। ये सत्य है, क्योंकि जो क्लोन होता है वह आनुवांशिक रूप से मूल जीव के समान होता है। तो ये सही हो गया। तीसरे में लिखा है इससे बहुसंख्या में संतति की उत्पत्ति होती है। ये भी सही है। दूसरा और तीसरा इसमें सही है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्लोनिंग जो है अलैंगिक जनन का उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से किसी कोष का जानवर के एक हिस्से या पूरे जानवर की सटीक प्रतिलिपि का उत्पादन क्लोनिंग कहलाता है। तो आपको ये याद रखना है, ये अलैंगिक जनन की विधि होती है। और इसमें क्या है, एक अकेला व्यक्ति अलैंगिक रूप से संतान को जन्म दे सकता है और इसलिए बड़ी संख्या में संतानों का उत्पादन जल्दी किया जा सकता है। इसीलिए इसमें सी में लिखा है कि इससे बहुसंख्या में संतति की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए ये सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है गलत कथन चुनिए। इसमें जो गलत है वह बताना है। लिखा है गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुणधर्म खो देता है। दूसरा है बार चुंबकों को जोड़ों में इस तरह रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव एक साथ हों। तीसरा है चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। और चौथा है निकेल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते। तो इसमें बताना है जो गलत है। तो चुंबक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही है और आपको पता भी है। चुंबक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी चुंबक क्या होते हैं, ये चुंबक एक बार चुंबकित होने के बाद अपना चुंबकीय गुण नहीं खोते। उदाहरण के लिए एल्निको, समैरियम, कोबाल्ट, फेराइट। और अस्थायी चुंबक क्या होते हैं,
ये चुंबक स्थायी चुंबक की तरह तभी कार्य करते हैं जब वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में हों। यह नरम लोहे के बने होते हैं, उदाहरण के लिए विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक के बारे में तो मैंने आपको आज वाली वीडियो में ही बताया था। अब इसमें पूछा गया है जो गलत है, तो जो चौथा लिखा हुआ है ये गलत है। निकेल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते, ये गलत है क्योंकि ये आकर्षित होते हैं। बाकी सभी सही लिखे हुए हैं। गलत पूछा गया है तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में भूकंप से संबंधित कौन सा कथन गलत है। लिखा है अधिकतम भूकंप विवर्तनिक प्लेटों के अचानक फिसलने से एवं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होते हैं। दूसरा है रिएक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप सुनामी को उत्प्रेरित कर सकता है। तीसरा है एक स्थान पर बड़े भूकंप के बाद प्रायः छोटे भूकंप आते हैं। और चौथा है भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। पहला बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि अधिकतम जो भूकंप है वह विवर्तनिक प्लेटों के अचानक फिसलने से आते हैं और ज्वालामुखी के फटने के कारण आते हैं, तो पहला सही हो गया। रिएक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप सुनामी को उत्प्रेरित कर सकता है, ये गलत है क्योंकि रिएक्टर पैमाने पर 6 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तो इसमें लिखा है कि 3 की तीव्रता का, इसीलिए ये गलत है और गलत ही पूछा गया है, तो बी विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही लिखे हुए हैं। भूकंप का जो अध्ययन है वह सिस्मोलॉजी कहलाता है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बैकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण है कि पहला विकल्प है यह ऊष्मा का कुचालक होता है। दूसरा है यह विद्युत का कुचालक होता है। तीसरा है यह टूटता नहीं और चौथा है यह वजन में हल्का है। तो प्रेशर कुकर के जो हैंडल होते हैं बैकेलाइट के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इनमें से ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, ये गर्म नहीं होते, इसलिए इन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है जो विटामिन उपचायक रोधी भी हैं वे हैं। पहला लिखा है ए, बी और डी। दूसरा है ए, सी और ई। तीसरा है डी, बी और सी और चौथा है डी, ई और के। तो विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी हमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी ये अल्प मात्रा में ही लिए जाते हैं और हमारा शरीर उन्हें संश्लेषित नहीं कर सकता, इसलिए हमें प्राकृतिक स्रोतों जैसे फल और सब्जियों का सेवन करके इनकी आपूर्ति करनी पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है जो उपचायक रोधी हैं, तो वह हैं ए, सी और ई। तो इसमें आपका जो बी विकल्प है वह सही हो जाएगा। लेकिन आपको यह भी तो जानना आवश्यक है कि उपचायक रोधी क्या होता है। तो उपचायक रोधी वे पदार्थ होते हैं जो शरीर को ऑक्सीकारकों से बचाते हैं, नतीजन प्रतिऑक्सीकारक ऑक्सीकारकों से होने वाले नुकसान को कम कर देते हैं। उपचायक रोधी हमें हृदय रोग, कैंसर और मोतियाबिंद से बचाते हैं, साथ ही उम्र बढ़ने के प्रभाव को धीमा करते हैं। तो ए, सी, ई इसमें सही है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो विटामिन है उनके बारे में भी उसकी कमी से जो रोग हो जाते हैं वो भी आपको जानना आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से जो प्रजनन संबंधी रोग होते हैं और त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी हीमोफीलिया हो जाता है। तो ये आपको साथ में याद रखने हैं। यदि प्रश्न इनसे बन जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। खसरा जीवाणुओं से होता है। दूसरा है मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। तीसरा है टाइफाइड जीवाणुओं से होता है
और चौथा है कुष्ठ रोग विषाणुओं से होता है। तो इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो पहला जो लिखा हुआ है इसमें लिखा है खसरा जीवाणुओं से होता है, ये गलत है क्योंकि ये वायरस से फैलने वाला रोग है, तो पहला गलत हो गया। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ये सही है। उसके बाद सी में लिखा हुआ है टाइफाइड जीवाणुओं से होता है, ये भी सही है। दूषित पानी या भोजन के सेवन से टाइफाइड हो जाता है। और चौथे में लिखा है कुष्ठ रोग विषाणुओं से होता है, ये गलत है क्योंकि यह जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है, यानी जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है, तो ये भी गलत हो गया। ए और डी गलत हैं, बी और सी सही है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मदद करेगा? पहला विकल्प है मक्का, दूसरा है मटर, तीसरा है सोयाबीन और चौथा है बादाम। तो पूछा गया है कि किसका सेवन कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मदद करेगा, तो वह है मक्का, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में कुल 12 ही प्रश्न थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साइंस की प्रैक्टिस की 16 वीडियो आ चुकी हैं। अब मैं साइंस के पेडागोजी के क्वेश्चन लूंगी, तो जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस को मैं अब बाद में कंटिन्यू करूंगी। अब मैं पेडागोजी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी क्योंकि उन्हें भी पढ़ना बहुत आवश्यक है, और एनसीईआरटी की क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेडागोजी के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।